गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 20 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसी है, आज थोड़ा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पे हैं और इतना ज्यादा इंसर्जेंसी के कॉजेज क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कथकली को हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के हिसाब से। हालांकि ये टॉपिक ज्यादातर आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा रादर देन मेंस, लेकिन मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा एक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, लायन टेल मकाक, जो कि यूजली वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। तो ये थोड़ा न्यूज में था, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये टॉपिक भी थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा है। उसके अलावा मेटा यानी कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो पूरा मामला क्या है थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड हैरेसमेंट एंड डिप्रेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं टेक्स्ट सेक्शन से। और आज का जो एडिटोरियल है वो है पॉक्सो के बारे में। चलिए तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे और एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। फ्रंट पेज पे देखिए, लिखा है फिफ्थ फेज टुडे, शेड अर्बन एपथी सेज इलेक्शन कमीशन। बेसिकली क्या है ना, अभी जो इलेक्शन होने वाला है फिफ्थ फेज में, इसमें कुछ बड़े बड़े सिटीज जैसे मुंबई, लखनऊ, हुगली, हावड़ा, थाने, बड़े बड़े सिटीज होने वाले हैं। और इंडिया में एक जनरल ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ सालों का, अगर आप देखो तो यहाँ पे अर्बन एरियाज में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है। गांव के लोग ज्यादा वोट करते हैं, शहरों के लोग वोट कम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्लीज जो सिटीज में रहने वाले जो वोटर्स हैं उनको अपील किया है इलेक्शन कमीशन ने कि प्लीज आप बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर जाएं, डेफिनेटली वोट करें। तो क्या रीजन हो सकता है कि भैया शहरों में लोग वोट कम क्यों करते हैं? अब सवाल ये बिल्कुल जेन्युइन सा है। ठीक है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, खुद से भी पूछ रहा हूँ। आपको भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है क्यों लोग शहरों में कम वोट करते हैं? कुछ रीजन जो इलेक्शन कमीशन ने भी बताए हैं, उसमें से कुछ रीजन जैसे हो सकता है यहाँ पे मतलब नीड की भी हो सकती है ना, कि जरूरत ही नहीं है। लेजीनेस भी एक रीजन यहाँ पे बताया गया है अभी। उसके अलावा वेदर और क्लाइमेट जो चल रहा है, कंडीशंस हैं, राइट। गर्मी बहुत ज्यादा है भैया, और सिटीज में थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा रहता है। ये कुछ रीजन हो सकता है। और सिटीज में उतनी, आप सोच के देखिए कि जब हम लोग गांव की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट का फोकस उतना नहीं होता है डेवलपमेंट के केस में। तो पॉवर्टी ज्यादा होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप होता नहीं है। तो वहां पे लोगों को ये लगता है कि वो जब वोट करेंगे तो शायद उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन जो बड़े सिटीज हैं, ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिसोर्सिस को अपने खर्च करती है, बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो वहां पे शायद लोगों को उतनी नीड नहीं है, उनको लगता है कोई भी सरकार है क्या फर्क पड़ता है, जितनी डेवलपमेंट होनी है वही रहेगी, उससे ज्यादा जो है कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये कुछ रीजन हो सकता है। और एक इंडिया में क्या है ना, वोटिंग मैंडेटरी नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का कि वोट करना चाहें तो करें। और कई बार लोग क्या करते हैं, वोटिंग के टाइम पे सिटीज में रुकने की बजाय अगर उनको थोड़ा फ्री हो के मिलता है तो अपने गांव में चले जाते हैं। वो कुछ रीजन हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो अभी तक प्रॉपर तरीके से की नहीं गई है। बट फिर भी आप बताइए मुझे, क्या रीजन हो सकते हैं कि शहरों में लोग कम वोट करते हैं? इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं, अब देखिए क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं होती है इलेक्शन वाले दिन, तो आपका जो 500 600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, डेली वेज मिलता है, 1000 रुपये मिलता है। अगर आप वोटिंग करने जाते हो आपका पूरा दिन वेस्ट होता हो जाता है, राइट। और सिटीज में ये जो इकोनॉमिक जो गेन की हम लोग बात करते हैं या वेजेस की बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा क्रूशियल रहता है, राइट। तो समय लोगों के पास कम होता है, तो शायद इसलिए भी लोग वोट नहीं करना चाहते हैं। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा से कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। बेसिकली कोई भी पार्टी है, उनको लगता है कि यार ये हालत तो वही रहने वाली है। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिहेवियरल इशू हो सकते हैं, क्लाइमेट इशू हो सकता है, जिस तरह से हीट वेव चल रही है भयंकर, वो एक रीजन हो सकता है। थोड़ा लेजीनेस भी हो सकती है, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आप मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है कि सिटीज में लोग एक्चुअली कम वोट क्यों करते हैं? और जब सिटीज में वोट कम होती है तो ओवरऑल जो नेशन का जो एवरेज वोटर टर्नआउट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सिटीज के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो 50 100 गांव को मिला के एक छोटा सिटी के अंदर वो इतनी वोट हो जाती है। तो 50 गांव के लोग अगर ज्यादा वोट कर भी लेते हैं और एक सिटी के अंदर वोट अगर कम होता है तो ओवरऑल एवरेज काफी कम आ जाता है। तो एक तो मुझे आप ये बताएं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन के अंदर,
ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। व्हाट आर द NIA's एलिगेशन अगेंस्ट NSCN? ठीक है, तो जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, अब देखिए आपको भी पता है कि मणिपुर के अंदर किस तरह के इशू चल रहे थे पिछले दिनों, अभी भी चल ही रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि मणिपुर में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइडर्स, यानी कि जो म्यांमार में रहने वाले ग्रुप्स हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। इवन कुछ आरोप तो ये भी लगाए गए हैं कि उनको चाइना के अंदर शायद ट्रेनिंग मिली होगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की है। और जो चाइना म्यांमार मॉडल के बेसिस पे जो NSCN है, बेसिक NSCN के बारे में बताऊंगा आपको मैं क्या है। इसके दो ग्रुप हैं। जो आइजैक मूवा वाला ग्रुप है काफी ज्यादा वायलेंट है, और इसके कुछ लीडर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन डाली है कि साहब ये चाइना से हेल्प ले रहे हैं, म्यांमार के अंदर जो सेपरेट ग्रुप्स हैं उनसे हेल्प ले रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उनसे वेपन ले रहे हैं, और इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियन जो यंग लोग हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो एक पूरा मामला यहाँ पे बनता है। थोड़ा NSCN के बारे में आपको पहले बता दूं। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के तो जो इंसर्जेंसी है ना, ये कोई नया नहीं है बेसिकली ना। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो नागालैंड से बेसिकली शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब हम लोग नागा की बात करते हैं, तो नागालैंड में रहने वाला हर व्यक्ति नागा ही होता है। नागा कोई एक सेपरेट ट्राइब नहीं है। पहली बात आपको ये बताता चलूं मैं, ठीक है, इट्स नॉट अ सेपरेट ट्राइब, बल्कि वहां पे जितनी भी ट्राइब्स रहती हैं सबको कॉमनली नागा कहा जाता है। बिकॉज दे हैव सेपरेट कल्चर, सेपरेट प्रैक्टिसेस, राइट। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में इवन 1918 के अंदर वहां पे ग्रुप बनाया गया था नागा क्लब के नाम से, ठीक है। और उसके बाद इनके लीडर बन के उभरे जिनका नाम है AZ फिजो। 1946 में बनाया इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल। क्योंकि उस समय देखो 1946 की बात है, तो ये बात ब्रिटिशर्स ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंदर में ही फाइट कर रहे थे सेपरेट कंट्री के लिए, उन्होंने कहा भी हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं है। तो 1946 में उनको लगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है, और नेशनल काउंसिल बनाया गया, और ब्रिटिशर से अपील किया कि हम लोग इंडिया एज अ रिपब्लिक का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हम सेपरेट हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन वो सब बात नहीं हो पाई। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 14 अगस्त के दिन, इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका पार्ट नहीं बनेंगे। और तब जाके ये ग्रुप जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दोनों आइडियोलॉजिकल इशू हो सकते हैं दोनों के बीच में, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जिसमें से एक का नाम था NSCN-IM, मतलब IM का मतलब आइजैक मीवा, ये इसके दो लीडर हैं आइजैक और मीवा। और दूसरा होता है NSCN, जो कि खापलांग ग्रुप है। खापलांग ग्रुप जो है वो उतना वायलेंट नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसने पीस अग्रीमेंट किया हुआ है। इस ग्रुप ने पीस अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जब नागालैंड के अंदर इतने सारे इश्यूज हुए, तो फिर हम लोगों ने आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया। इंडिया में कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बेसिकली इस मेजर ग्रुप की बात यह है कि इनका कहना है कि जो नागा, जहां जहां पे नागा लोग रहते हैं, उनको एक ही स्टेट के अंदर दिया जाए, और अल्टीमेट डिमांड ये है कि उसको सेपरेट नेशन बनाया जाए। इनका एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए, अलग से सेपरेट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो कुछ कुछ करके डिमांड है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, म्यांमार में जितने भी यहाँ पे नागा पॉपुलेशन है, उसको सबको एक बनाया जाए, ये एक पूरा आइडिया था। तो उसके बाद जो है बहुत सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फोर्सेस के साथ इनकी लड़ाई होती रही। फिर एक शिलोंग अकॉर्ड हुआ, ठीक है, थोड़ा सा शांति का माहौल बना। फिर 1997 के अंदर सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे जो 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 इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने जो है अपने हथियारों को सरेंडर किया, खुद को सरेंडर किया, वो सब चलता रहा। और फिर लास्ट जो अग्रीमेंट हुआ, दैट वाज फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जो कि 2015 के अंदर हुआ है, ठीक है, जिसमें नागा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया था। तो ये अग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं किए जाते हैं। जैसे अगर मणिपुर की हम लोग बात करें, तो मणिपुर में फिलहाल अभी रिसेंटली एक पीस अग्रीमेंट तो हुआ था, लेकिन उसको अभी रिन्यू करना था। बेसिकली क्या होता है ना, ये अग्रीमेंट ना हर साल रिन्यू होते हैं पीस अग्रीमेंट्स। लेकिन अभी प्रेजेंटली ऐसा हुआ कि मणिपुर के अंदर जो मेतीज हैं, नागाज हैं, कुकी, जोमी, मिजो हैं, ये तीनों ग्रुप जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। और पीस अग्रीमेंट के तहत पिछले साल इसको रिन्यू करना था,
लेकिन जो मणिपुर के सीएम साहब हैं उन्होंने कहा कि हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इन पीस अग्रीमेंट्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं और ये वायलेंस करते रहते हैं, वो सब चलता है। तो जब हम लोग एथनिक ग्रुपिंग्स की बात करते हैं तो मेती, नागा और कुकी जोमी, मणिपुर के अंदर ये तीन जो है वो बड़े ग्रुप है, जिसमें से जो मेतीज हैं वो वहाँ की 53 पॉपुलेशन रहती है। और उसके अलावा जो नागाज हैं, कोकीजोमी है, उनकी जो पॉपुलेशन शेयर है वो 17% और 26% बनता है। मेतीज जो है वो ज्यादातर प्लेन एरियाज में रहते हैं, और जो कुकीजोमी हैं, नागाज हैं, वो हिल एरियाज में रहते हैं। उसके अलावा आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ये जो हिली एरियाज में जो कुकीजोमी या नागा रहते हैं, म्यांमार से आने वाले बहुत सारे लोग, जिनमें से जो कुकी और जो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और म्यांमार के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, तो खूब सारी जो है पॉपी कल्टीवेशन होती है म्यांमार के अंदर। पॉपी कल्टीवेशन मतलब अफीम वगैरह की खेती होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, नारकोटिक्स ट्रेड करते हैं और हिली एरियाज में अफीम की खेती करते हैं, ये भी एक आरोप लगाया जाता है, हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी चल रही है। बट दिस वाज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से मेजर ग्रुप्स एक्टिव हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसका आइडिया थोड़ा आपको डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे नागालैंड का मैंने आपको बता ही दिया, एनएससीएन ग्रुप वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव है। आसाम के अंदर बात करें तो उल्फा काफी ज्यादा ग्रुप है एक्टिव। और मेनली उल्फा ने जब फाइट करना शुरू किया था, तो उसका एक रीजन ये माना जाता है कि 1971 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, तो मिलियंस की संख्या में जो इलीगल रिफ्यूजीज थे वो जो है बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आए। और उसकी वजह से क्या हुआ, असम के कुछ हिस्सों में जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में चली गई, तो उसको लेके जो है ये सब हुआ था। फिर मणिपुर के अंदर ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी जो है ये काफी डोमिनेट करती है। त्रिपुरा के ग्रुप की बात करें तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। मेघालय की बात करें तो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। इनमें से काफी सारे ग्रुप्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फोर्सेस हैं, हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ पीस एग्रीमेंट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी इस तरह के वायलेंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये कोई नया नहीं है, ठीक है, ये इवन ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है और आज भी चल रहा है। और बीच बीच में शांति होती रहती है, बीच बीच में क्रांति होती रहती है। तो क्या कोज हो सकता है, व्हाट कुड बी द पर्टिकुलर कोज ऑफ द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वो थोड़ा हमें देखने की बात है। तो बेसिकली जो अफ्रीका में हुआ, जो साउथ अमेरिका में हुआ, स्पेशली जो अफ्रीका में हुआ, वही उन्होंने यहाँ पे भी किया। तो अफ्रीका में भी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया और यूरोपियन पावर्स ने क्या किया अफ्रीका में, अ, उन्होंने अपने हिसाब से बॉर्डर डिसाइड कर लिए। उन्होंने लोकल रियलिटीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वही बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी हुआ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन एथनिक ग्रुप कहाँ पे रहता है, कौन सा गांव में कौन लोग रहते हैं। उन्होंने आर्बिट्रेरली जो है बॉर्डर को ड्रॉ कर दिया। अब उसमें यह हुआ कि जो सालों साल से रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो एथनिक ग्रुप्स थे, उनके बीच में फैमिली रिलेशंस थे, अब वो एक अलग दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे वाले दूसरे स्टेट में चले गए। उनमें से कुछ जो ग्रुप्स हैं वो म्यांमार में चले गए, कुछ जो है वो इंडिया की तरफ चले गए। तो ये जो बाउंड्री प्रॉपर डिमार्केटेड नहीं हुई है, इससे क्या रहता है, एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाता है। मतलब आप 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 अपने को ना अलग महसूस करते हो, और ये फीलिंग की वजह से क्या है, एक गुस्सा रहता है, वायलेंस रहता है, और वो सब यहाँ पे दिखता है फिर बाद में। पोस्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो जो जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम, तो वो उस इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं हो पाया। जो मेनलैंड इंडिया की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यहाँ का कल्चर वहाँ के कल्चर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया आम जनता के बीच में भी, गवर्नमेंट के लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी। और आई थिंक डाइवर्सिटी की वजह से डिस्टिंक्ट कल्चर, फूड हैबिट्स वगैरह वो सब रहता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। और एक सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि यार जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, आपके यहाँ पे पॉवर्टी भयंकर होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गुस्सा रहता है, डिसकंटेंट रहता है। आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझ के डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो जो जो वहाँ पे लैक ऑफ डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो एक वो बड़ी चीज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि ये रिसोर्सेज का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करती हैं, और उनको नहीं मिल पाता है बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को। तो एक गुस्सा एक डेफिनेटली बात है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी जिस मॉडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से चीजें चलती हैं, राइट। तो जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं अपने,
तो पार्लियामेंट के अंदर भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही कम है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो वहां पे ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी स्टेट के ऊपर ध्यान देती है सरकार जहां से उनको ज्यादा वोट मिलती हैं, जहां से उनको ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो उनकी सुनवाई होती है। तो एक एलियनेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंसर्जेंसी के रूप में वो एक्सप्रेशन बाहर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IIIT कलमंडलम टू डेवलप AI। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू ब्रिंग कथकली क्लोजर टू द माइंड्स ऑफ द आर्ट लवर। अब जैसे मान लो आप कभी कथकली देखने लगोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपको दिखेगा, अच्छा लगेगा, म्यूजिक अच्छा लगेगा, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है बहुत बढ़िया लगेंगे, जो हाथों की मुद्राएं होती हैं वो भी आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर मुद्रा का क्या मतलब है, यहाँ पे जो कलाकार है वो क्या कहना चाहता है, वो तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना आपको वो लैंग्वेज आती है, ना आपको ये आर्ट फॉर्म की समझ है। अब जो आर्ट लवर्स हैं, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है आर्ट लवर है, आप स्पेनिश सिनेमा देखते होंगे, स्पेनिश थिएटर देखते होंगे, है ना, कुछ लोग जो है हो सकता है चाइनीज थिएटर देखते हो, कुछ हो सकता है जो तमिल थिएटर देखते हो, एंड ऑल दैट। लेकिन आपको अच्छा लगता है आर्ट देखना, लेकिन आपको समझ नहीं आता है, तो उसके लिए क्या किया गया है अभी, उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है कि जो इंफॉर्मेशन, जो IIIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टायम है, इसने कोलैबोरेट किया है विद केरला कोलामंडलम थिसूर। और इन्होंने कहा है कि भैया हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, और जो 24 फंडामेंटल मुद्राएं होती हैं कथकली में, डांस और ड्रामा के अंदर जो होता है, उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, हर मुद्रा को हम लोग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे जैसा देखने वाला आदमी भी समझ पाएगा कि ये कलाकार क्या कहना चाहता है, हम लोग उस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। अभी हम लोग स्टोरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें, मुद्राएं अच्छी लगती हैं, एक्टिंग अच्छी लगती है, बट एक्टिंग के पीछे मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता। तो इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीजें भी हमें समझ में आएंगी, तो आर्ट लवर्स को जो है बड़ा अच्छा आप एक्सपोज को मतलब एंजॉय कर सकते हैं इस तरह की आर्ट को। कथकली के बारे में अगर थोड़ा बात करें, तो इंडिया के अंदर मोस्टली जो क्लासिकल डांसेस हैं वो टेम्पल्स के अंदर ही जो है डेवलप हुए हैं, और ये भी एक टेम्पल डांस फॉर्म और एक्टिंग फॉर्म के रूप में गया। तो कथकली सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, आपको बताता चलूं, ये एक डांस और ड्रामा दोनों का मिक्सचर है बेसिकली। इसमें डांस तो होता ही है, उसके साथ साथ कलाकार एक स्टोरी भी बताता है एक्टिंग करके, फेशियल एक्सप्रेशन, हाथों की मुद्राएं, उससे बताता है। तो दो हिस्सों में डेवलप हुआ रामानट्टम और कृष्णाट्टम। इसका मतलब यह है कि रामायण और महाभारत, ठीक है, यहाँ इनकी जो स्टोरीज हैं वो बताई जाती हैं कलाकार के द्वारा। कथकली का मतलब ये होता है, कथा का मतलब होता है स्टोरी, और कली का मतलब होता है ड्रामा। तो ड्रामा के तहत वो सब कराया जाता है। और एक बहुत पुराना कुडियट्टम, एक संस्कृत ड्रामा ट्रेडिशन है केरला के अंदर, ठीक है, उसका ही एक रूप है बेसिकली, उसको वहां से आया है। काफी समय पहले इसको ऑलमोस्ट एक एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो गया था, बट 1930s में एक बड़े जबरदस्त पर्सन रहे मुकुंदा राजा जी, इनके द्वारा इसको दोबारा से रिवाइव किया गया। और आज जो है कथकली जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस आपको नजर आता है। कुछ फीचर्स के बारे में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप जैसे कि फोटो में देख भी सकते हो, अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। एक बहुत ही एक्सटेंसिव, कई घंटे तक फेशियल मेकअप किया जाता है, पूरी प्रेपरेशन होती है, उसके बाद ये जो है डांस होता है। तो इस डांस के अंदर पहली बात है, ज्यादातर ना मेल डोमिनेटेड है, फेशियल मेकअप बहुत एक्सटेंसिव होता है, और अलग अलग कलर का यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर किया गया है, येलो कलर किया गया है, व्हाइट कलर है जी, ब्लैक कलर है, रेड कलर है, राइट, सबका अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे ग्रीन कलर जो है वो नोबिलिटी, डिविनिटी, वर्च्यू को करता है। रेड कलर जो कि नोज के आसपास लगाया जाता है, ठीक है, वो रॉयल्टी को शो करता है। ब्लैक कलर जो है वो इविल को शो करता है। येलो कलर जो है वो सेंट या वीमेन को शो करता है। उस तरह से ये सब चीजें की जाती हैं। और कहा जाता है कि जब एक्टिंग की बात होती है तो नवरस, यानी कि नौ मुद्राएं या फिर नो एक्सप्रेशंस माने जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही नवरस जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, और हमेशा जैसा कि मोस्टली वर्ल्ड में जो मैथोलॉजिकल या फिर जो डांस फॉर्म्स होती हैं, जो स्टोरी के बेस होती हैं, वहाँ पे हमेशा गुड वर्सेस एविल को ही दिखाया गया है, और लास्ट में गुड मतलब अच्छाई की जीत जो है वो बुराई पे हो जाती है। तो यहाँ पे भी रामायण महाभारत की स्टोरीज के द्वारा वो सब दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो संस्कृत और मलयालम का ही जो है वो मिक्सचर होता है, ड्रम वगैरह यहाँ पे
और वो सब यूज किया जाता है एज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो। ये दिखाता हूँ कि एक देखिए, दिस इज अ मंकी। ठीक है, तो इट्स ये बिल्कुल एंशियंट मंकी है, इसे मकाक बोलते हैं। इसे लायन टेल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो बिल्कुल लायन के जैसी दिखती है, तो इसे लायन टेल मकाक इसको जो है कहा जाता है। वेस्टर्न घाट में ज्यादातर पाया जाता है ये। ट्रेडिशनली इसको बहुत ही शाई टाइप का जो है वो मकाक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया कि पिछले 5 to 7 ईयर्स में ये मकाक आपको मंदिरों के आसपास देखने को मिलेगा। कभी कभी सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो सब्जी मार्केट वगैरह होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। वो सब थोड़ा सा वो क्या, बेसिकली आप ये कह सकते हो जंगल से निकल के ये जो है मकाक जो है वो थोड़ा शहरों की तरफ जो है वो आ रहा है। अब इसका रीजन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हैबिटाट लॉस हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। राइट, हैबिटाट लॉस हो रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से। जंगलों के अंदर जो व्हीकल मूवमेंट है बहुत ज्यादा हो रही है, इनको डिस्टरबेंस हो रही है। टूरिस्ट लोग भी ऑफर करते हैं ना जो फूड। देखिए, जंगल का एक अपना नियम होता है, उनकी अपनी फूड हैबिट्स होती हैं, अपना एक लाइफ का साइकिल होता है। अब टूरिस्ट लोग क्या करते हैं, सेल्फी खींचने के चक्कर में, अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में इनको कभी केला दे दिया, कभी बिस्किट दे दिया, ब्रेड दे दिया। जो इनका ब्रेड वगैरह बिस्किट इनका नेचुरल फूड थोड़े ना है। और आपके ब्रेड में, आपके बिस्किट में एडिड शुगर्स होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर होता है, और जो इनके लिए बहुत डेंजरस होता है हेल्थ वाइज भी। अब क्योंकि टूरिस्ट वगैरह इनको देते रहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होता नहीं है। अब भाई सीधी सी बात है, जंगल में आपको खाने के लिए हेल्प, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना पड़ता है, फूड को ढूंढना पड़ता है, फूड के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। अब टूरिस्ट आपको इजिली फूड दे रहे हैं, सब्जी मंडी में आपको इजिली जो है वो फ्रूट्स मिल जा रहे हैं। राइट, इतना ज्यादा हम लोग फूड वेस्ट करते हैं, फूड मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर नहीं है, तो इन मकाक्स को क्या होता है कि इतना इजिली फूड मिल जाता है अर्बन एरियाज में, गांव के आसपास, मंदिरों के आसपास, सब्जी मंडियों के आसपास। तो इनको मेहनत नहीं करना है, तो ये क्या करते हैं, जंगल से निकल के वहां पे आ जाते हैं, आराम से फूड ले लेते हैं। तो कई सारे रीजन, हैबिटाट लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है जंगलों वगैरह के अंदर, तो इनको डिस्टर्बेंस भी हो रही है। तो वो एक थोड़ा आपको इसको पता होना चाहिए, इसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। ठीक है, और टेरिटोरियल होते हैं मोस्टली जानवर, ये भी टेरिटोरियल है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर ना एक, इन्होंने अपनी एक लैंग्वेज टाइप का डेवलप किया हुआ है, और 17 टाइप के ऐसे साउंड निकालते हैं लोग आपस में, जो मेल होते हैं स्पेशली, वो उससे अपनी टेरिटरी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बियर्डेड मंकी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दाढ़ी है इसको, ऐसे ग्रे कलर की थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और इसकी पूंछ आप देख सकते हो बिल्कुल लायन के जैसी नजर आती है। और ये इंडिया में ही पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, और दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन इज द प्राइमरी लॉस बेसिकली यहाँ पे। और हालांकि पिछले 20-30 सालों में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ी है, अभी माना जाता है कि हो सकता है ये 2500 से लेके 3000 के बीच में इनकी पॉपुलेशन हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनकी पॉपुलेशन 150 के आसपास ही रह गई थी। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से जो है पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, क्योंकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है। अगर आपने एक मकाक को मार दिया तो समझ लिया आपको 8-10 साल की जेल भी हो सकती है, फाइन लग सकता है बहुत लाखों में। तो उस प्रोटेक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो इंट्रूजन थोड़ा वो भी बढ़ गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। अ, थोड़ा सा ना एक बार यूरोप वाला इशू देख लेते हैं क्या चल रहा है। वाई इज द यूरोपियन यूनियन प्रोबिंग फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम। मतलब ऐसे तो आपको बेसिकली पता ही होगा, लेकिन हल्का सा आपको मैं आइडिया देता हूँ रिवीजन के पर्पज से। बात ऐसी है कि जब फेसबुक, और हम लोग इस चीज को देखते भी हैं, फेस भी करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, पहली पहली बात तो ना बच्चे चला रहे हैं आजकल। ठीक है, 13 ईयर से कम एज में वैसे भी ये चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे जब इसको चलाते हैं तो कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस, कुछ खास प्रोटेक्शन इन प्लेटफॉर्म्स की वजह की तरफ से नहीं दी जाती है। और आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम वगैरह वो फेसबुक रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। आपके मान लो कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, अब मान लो कोई 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, वो 10th स्टैंडर्ड में है। 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को आजकल अच्छी खासी समझ में आ जाती है चीजें, क्या चल रहा है दुनियादारी में, है ना। जिस तरह से सिनेमा हमारे यहाँ पे चल रहा है, हम लोग एक्सपोज हो गए हैं दुनिया भर से। तो 10th क्लास में बच्चों को अच्छी खासी समझ में आ गई है। अब मान के चलिए कि एक बच्चा है, उसको किसी ने एक वीडियो में टैग किया, एक फोटो में टैग किया, जो कि न्यूडिटी को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। अब ये बच्चा उसको देखेगा। अब इन जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, अगर आपने एक बार वो वीडियो
मान लो 1 मिनट का वीडियो है, आपने उसको 25-30 सेकंड तक देख लिया, 50 सेकंड तक देख लिया, नेक्स्ट टाइम वो आपको रिकमेंड करता है उसी टाइप की वीडियोस। और एक बार जब एक्सपोज हो जाते हो इस तरह के न्यूडिटी वाले कंटेंट से, फिर ये प्लेटफॉर्म आपको वो बार बार उसी तरह का कंटेंट देते रहते हैं, तो आप ज्यादा एक्सपोज हो जाते हो, उससे हो जाती हैं समस्याएं। जब कोई बच्चा 13-14 साल की उम्र का होता है, 15 साल की उम्र का होता है, जब वो अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट ओपन करते समय इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जाते। पहली बात, उनका अकाउंट ओपन ही मत करने दीजिए। अगर आप ओपन करने भी दे रहे हो ना, ऐसे फिल्टर्स नहीं है, मतलब वो आप में तो इन द सेंस ये समझ लीजिए कि स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो जो माइनर्स के राइट्स हैं वो बिल्कुल भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो पेरेंट कंट्रोल टूल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अब्यूज जो है वो बार बार डेफिनेटली नजर आते हैं। अब उसी की वजह से यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई हम आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और क्योंकि आप प्रॉपरली मेजर्स नहीं ले रहे हो। हालांकि फेसबुक ने कहा कि हम लोग सर ऐसी बात नहीं है, टाइम टू टाइम मेजर्स लेते रहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चों की प्लेटफॉर्म के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। भैया पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन क्यों दे रहे हैं? चलो ठीक है, अगर आपने फोन देना ही है तो फिर नॉर्मल फोन दीजिए, स्मार्टफोन क्यों देना है? ठीक है, अब क्योंकि आप लैपटॉप भी दे सकते हो बच्चों को, अगर आपको कोई स्कूल का काम ऐसा ही मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, जिनके लिए उनको इंटरनेट की एक्सेस चाहिए, तो पेरेंट्स अपना खुद का फोन दे सकते हैं, या घर में लैपटॉप कंप्यूटर दे सकते हैं, बच्चे उस पर जाके सर्च करें। चलो ठीक है, अगर आपने फोन दे भी दिया, कितने ही पेरेंट्स को ये पता है कि फोन्स के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली सेटिंग्स होती हैं? बहुत रेयर पता होगा। और आप ये इंश्योर करिए कि बच्चा अगर फोन ले रहा है तो उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट ओपन करने का क्या मतलब है? अब अपने काम, फोन आएगा फोन जाएगा, पिक्चर क्लिक करनी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे भी चाइल्ड फ्रेंडली जो है वो सेटिंग्स होती हैं, आप वो कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को यूट्यूब पे एजुकेशन कंटेंट देखना होता है। अब पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी प्लेटफॉर्म्स की है, जितनी बच्चों की है। लेकिन जब टूल्स ही नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रोटेक्शन के, तो फिर पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये टूल्स नहीं दिए जा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, अगर दिए भी जा रहे हैं तो फुल प्रूफ नहीं है। और यार सीधी सी बात है, ये सारी चीजें ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ मनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनी क्या है? योर टाइम, योर अटेंशन इज द मनी। दिस इज द रियल मनी दैट दे आर एक्चुअली रनिंग आफ्टर। योर अटेंशन, योर टाइम। पैसा तो आप फिर भी कमा सकते हो, टाइम नहीं कमा सकते। दिस इज द ओनली लिमिटेड एसेट इन द वर्ल्ड। एक इंसान आज के टाइम पे अगर वो 80 साल जी रहा है, मान के चलिए आज के माहौल में, तो मान के चलिए अपनी लाइफ के 15 से 20 साल, इससे भी ज्यादा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को ही दे देगा। तो इफेक्टिवली उसकी लाइफ 80 से, अगर 20 साल भी यहाँ पे दे रहा है वो, ये फैक्ट है, आप काउंट कर सकते हो, तो 60 साल तो वैसे ही हो गई। 60 साल में से मान के चलिए वो 20 साल तो सो के ही निकाल देगा। 20-30 साल तो सोना भी जरूरी है भाई। 20 साल अगर आप सो के निकाल दोगे तो 40 साल आपको मिलेंगे। इस 40 साल में से आप कॉलेज पास आउट करते हो, आपको ठीक ठाक सी जॉब लगती है, तो 25 साल तो आप तो यहीं हो जाते हैं, तो कितना साल मिला? सिर्फ 15 साल मिला आपको। ठीक है, तो ये 20 साल को आप जो है कम से कम आप 5 से 7 साल कर सकते हो। सोशल मीडिया का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन एडिक्शन जब पालते हो ना, फालतू की चीजें देखते हो, उसको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिलेगा। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, 40+ हो जाएंगे, तभी रियलाइज होगा अरे यार अब तो मेरे को अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव करना था, अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। जब मेरे पास सिर्फ चीजें करने का टाइम था, मैंने नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं क्या कर रहा था? इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो बेसिकली यही जो मैंने आपको आर्टिकल कराया वो पूरा मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। अ माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम दैट लूजेस इट्स वे। देखिए, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम लॉन्च की गई है ऐसी गर्ल्स को लेके जो कि रेप विक्टिम है अनफॉर्चुनेटली, जिनकी एज 13 से 18 ईयर्स के बीच में है। जब वो उनका रेप होता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो
पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4(6) है, उसके अंडर में हम लोगों ने ये स्कीम चलाई। ठीक है, इसमें स्कीम में क्या होगा, अंडर वन रूफ उन विक्टिम्स को सारी फैसिलिटी, सारी हेल्प दी जाएगी। और ये सब होगा निर्भया निर्भया फंड के अंदर में। ठीक है, आपको लीगल सपोर्ट चाहिए, हेल्थ काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, केयर सपोर्ट, सेफ स्पेस, सब कुछ। ठीक है, प्री प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक नया जो है वो एक नई स्कीम बेसिकली इसके अंदर में लेके आई गई है। अभी क्या है ना, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट अलग है, आपको वहाँ पे अलग जाना पड़ेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट्स अलग हैं, काउंसलिंग के लिए आपको अलग जाना पड़ता है, साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए अलग जाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी चीजें हम लोग एक रूफ के अंदर में ही कर देंगे, सब हेल्प जो है एक ही जगह पे मिल जाएगी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पुलिस वगैरह का काम वो अच्छे से करे, ठीक है, और एक सेफ स्पेस जो है वो उनको प्रोवाइड कराए। और जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वहाँ पे ऐसे विक्टिम को सेपरेट स्पेस दिया जाएगा, अकोमोडेशन दिया जाएगा स्पेशल, जो कि रेप विक्टिम है, प्रेग्नेंट है। और ये अकोमोडेशन जो है वो 23 ईयर्स की एज तक उनको मिलने वाला है। उसके अलावा क्योंकि दे आर प्रेग्नेंट, तो डिलीवरी के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन, डॉक्टर की जितनी भी कंसल्टेशन है और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और आपको वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। उसके अलावा हमारे पास जो जनरली सुरक्षा योजना, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इन सभी के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो सब यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई होंगे। और अगर कोई विक्टिम ऐसी है जो नहीं चाहती कि उसकी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, तब भी जो हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1961 है, इसके अंदर में सारी काउंसलिंग उनको दी जाती है। और अगर लगता है गवर्नमेंट को कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, तो टर्मिनेशन का प्रावधान भी यहाँ पे है। उसके अलावा 23 ईयर्स की एज तक मिशन वात्सल्य के अंदर में 4000 रुपीज पर मंथ जो है पर चाइल्ड, वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक नई स्कीम है पोक्सो के अंदर में। पोक्सो में आपको स्पेशली अलग से नहीं कराऊंगा, पोक्सो आपको बहुत अच्छे से पता है। जो बच्चे 18 साल की एज से कम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनका रेप हो जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ होता है, तो पोक्सो एक्ट जो है वो लगाया जाता है। पोक्सो एक्ट के अंदर में अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो सवाल यही है कि भाई जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, अब सेक्सुअल रिलेशन के लिए वो कंसेंट दें या ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी मर्जी है या नहीं मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दे आर 18, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सेंट, अगर फिजिकल रिलेशन होता है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेप। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता है। जो फॉल्स कंप्लेंट अगर की जाती है, उस केस में भी पनिशमेंट का प्रावधान है। ओके, चलिए। तो आज तो हम लोग यहीं पे इसको एंड करने वाले हैं सेशन को। लेट्स होप कल कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू, जय हिंद।